नमस्कार दोस्तों, अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर का जो भाग हमने किया था उसके आगे का भाग करते हैं। अब देखो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जो ट्रांसफॉर्मर कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है। क्या पूछा था? सर्वाधिक तापित भाग, सर्वाधिक तापित भाग कौन सा है। अब देखना ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है, पहला तो है कोर, दूसरा है वाइंडिंग, तीसरा भाग है आयरन और चौथा है फ्रेम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तापमान कितना किस में होगा, सबसे ज्यादा तापमान इनमें किस में होगा, कोर, वाइंडिंग, आयरन और फ्रेम। आप तो कंफर्म ये करो कि तापमान होता किसके कारण है, विद्युत धारा के कारण, क्योंकि जूल का नियम क्या कहता है, H बराबर I² RT, यानी यदि विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी तो तापमान ज्यादा होगा। विद्युत धारा किस में प्रवाहित होगी, कोर में होती है, वाइंडिंग में होती है, आयरन में होती है, फ्रेम में होती है, वाइंडिंग में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाइंडिंग। तो आपका आंसर क्या है, वाइंडिंग, क्योंकि विद्युत धारा वाइंडिंग प्रवाहित हो रही है, तो सबसे ज्यादा तापित भाग कौन सा हो जाएगा, वाइंडिंग। तो इतना सिंपल प्रश्न है, लेकिन आप उत्तर देते समय हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे पास यह है कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो टर्न होते हैं, मोड होते हैं, टर्न का अनुपात क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्टेप अप देखो के बराबर क्या होता है, NS/NP। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या प्राइमरी से ज्यादा होती है, तो ये मान बड़ा है और ये मान क्या है, छोटा है। इसका मतलब कहने का मतलब के का मान क्या आ गया भाई, ग्रेटर देन 1। दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में मतलब क्या, प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी कम है, प्राइमरी ज्यादा, सेकेंडरी कम, सेकेंडरी कम तो के का मान कम, यानी के इज लेस देन 1। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दो की कंडीशन है। स्टेप अप होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा और स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज घटेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रांसफॉर्मर का कौन सा घटक नहीं है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर का कंपोनेंट नहीं है, कौन सा कंपोनेंट है जो ट्रांसफॉर्मर का नहीं है। ऑप्शन देखना, पहला ब्रीदर, ब्रीदर होता है कि नहीं है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ब्रीदर का कार्य होता है कि कम जो आयतन होता है, आयतन की जगह को पूरा करने के लिए काम में लेते हैं। दूसरा कंजर्वेटर, कंजर्वेटर, कंजर्वेटर बिल्कुल होता है। देखो एक ट्रांसफॉर्मर का मुख्य टैंक होता है, मुख्य टैंक के ऊपर एक कंजर्वेटर लगा होता है, और कंजर्वेटर के अंदर ही तो ब्रीदर लगा होता है, यहाँ पर ही तो ब्रीदर लगा होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि तेल भरा होता है। जब ये ट्रांसफॉर्मर क्रिया करता है तो तेल का आयतन बढ़ जाता है, तेल का आयतन बढ़ जाता है तो तेल में किस में चला जाता है, कंजर्वेटर में। कंजर्वेटर में तेल कितना भरा होता है, आधा, कंजर्वेटर तेल आधा भरा होता है। जब यहाँ पर ये ठंडा होता है तो ये आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर किससे तेल आ जाता है भाई, कंजर्वेटर से, तो ये भी होता है। तीसरा होता है टेप चेंजर, टेप चेंजर, टेप चेंजर का मतलब होता है कि हम इसके अंदर वाइंडिंग अंदर वो हमारे पास रोटरी स्विच होता है जिसके द्वारा टेपिंग होती है, तो वो टेप चेंजर भी होता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं, कौन सा नहीं होता, ये तो सब होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कौन सा नहीं होता, ये ब्रीदर होता है, कंजर्वेटर होता है, टेप चेंजर होता है, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं जो यदि मान लो कोई एक्स्ट्रा में कोई दूसरा नाम देता तो हम कहता ये नहीं होगा। यदि मान लो आपको दे देता कम्यूटेटर, हम कहते नहीं होगा। यदि आपको दे देते बेड प्लेट या कुछ भी, बेड प्लेट तो फिर भी इसमें होती है, क्योंकि जैसे जनरेटर में होती है उसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर जिसके ऊपर रखा था तो वो भी बेड प्लेट ही कहलाती है, तो इसके अंदर होती है। यानी कि आपको कोई दूसरे मशीन का भाग दे देता है, यहाँ आपको पूछा आर्मेचर, हम कहते नहीं होगा, तो रोटर नहीं होगा। पोल्स, पोल्स तो इसके अंदर हो रहते हैं ना हमारे पास, लिम्स, तो वो तो रहेंगे। अब देखो नेक्स्ट है, किस ट्रांसफॉर्मर में द्वितीय वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होते हैं। द्वितीयक वोल्टेज हैं जो प्राथमिक वोल्टेज के समान होते हैं, यानी कि न तो स्टेप अप हो रहा है न स्टेप डाउन हो रहा है। तो विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर नहीं, विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर को तो आपने बता दिया था, वो क्या होता है कि करंट कम करता है, वोल्टेज बढ़ाता है, स्टेप अप होता है। दूसरा है पॉलीफेज ट्रांसफॉर्मर, ये नाम क्या होता है, पॉलीफेज, हिंदी में कहते हैं बहुफेज। बहुफेज मतलब फेज ज्यादा है, फेज ज्यादा होने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि जो आपका
जितने आपने इनपुट दिया है उतना ही आउटपुट आएगा। हमारे पास जितने भी आप मोहल्ले के अंदर देख ट्रांसफॉर्मर सब बहु फेज, 3 फेज है कि नहीं है? तो 3 फेज हो गए तो क्यों कौन सा हो गया? बहु फेज। तो बहु फेज तो स्टेप डाउन है वो लगा हुआ है, तो उसमें तो स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर हमारे पास एक ही वाइंडिंग होती है, वो वाइंडिंग वैद्युतिक रूप से और चुंबकीय रूप से दोनों रूप से जुड़ी रहती है। एक ही वाइंडिंग होती है जो कि वैद्युतिक रूप से और चुंबकीय रूप से दोनों रूप से जुड़ी रहती है, लेकिन इसमें भी स्टेप अप और स्टेप डाउन की कंडीशन है। मैंने जो डायग्राम बना रखा है वो स्टेप डाउन का है, क्योंकि यहां पर चक्रों की संख्या प्राइमरी में क्या हो गई? ज्यादा, सेकेंडरी में क्या हो गई? कम। और चौथा नाम है आइसोलेशन। आइसोलेशन, आइसो का अर्थ होता है इक्वल, आइसो शब्द का अर्थ ही होता है इक्वल यानी कि बराबर। तो आपके पास आइसोलेशन जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें क्या होता है कि आपके जो जितना इनपुट दोगे उतने आपके पास क्या आएगा? आउटपुट। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। अगले क्वेश्चन में पूछा है किसी ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है? ब्रीदर का फंक्शन क्या है? तो पहला है कूलिंग ऑयल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में। ट्रांसफॉर्मर आपको ऑक्सीजन चाहिए? नहीं। क्यों? ऑक्सीजन से क्या करोगे? ऑक्सीजन तो जलाने में सहायक है, हमारे पास ऑक्सीजन का ऐसा कोई काम नहीं है, तो ये गलत हो गया। वाइंडिंग के लिए कूलिंग वायु उपलब्ध कराने में, वाइंडिंग के लिए कूलिंग वायु उपलब्ध कराने में। कूलिंग वायु देखोगे मतलब क्या रहेगा कि ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने में। ठंडा करने के लिए ब्रीदर काम में लेंगे क्या? पहला आपके लिए डाउट रहेगा कूलिंग वायु। और तीसरा जो ऑप्शन है वो रहेगा जब बाह्य वायु ट्रांसफॉर्मर प्रवेश करती है तो नमी को रोकने के लिए। बाह्य वायु आती है उसकी नमी को रोकने के लिए। तो आप कहेंगे भाई ब्रीदर का कार्य यही है नमी को रोकने के लिए, तो फिर कूलिंग वायु वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है? कूलिंग वायु वाला कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने वाला। इस प्रश्न का आंसर तो नहीं है, लेकिन ये कब आंसर होगा? ये ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करना होता है। ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए हम अलग अलग विधि अपनाते हैं। अलग अलग विधि, एक तो प्राकृतिक रूप से शीतलन। ट्रांसफॉर्मर है बड़ा सा, अलग अलग हमने छिद्र कर दिए तो उष्मा कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। इसे कहते हैं उष्मा विस्तृत होनी, विसर्जित होने जानी, तो उष्मा बाहर निकल जाएगी। ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा? ठंडा। दूसरा होता है वायु दाब, यानी कि नीचे एक ब्लोअर फैन लगा दिया जाता है जिसमें दाब के साथ वायु अंदर आएगी। वो वायु बाहर वाली क्या होती है? ठंडी, कूल होती है, और जो उष्मा को क्या निकालती है? बाहर। उसका प्रयोग क्या करते हैं? उष्मा को बाहर निकालने के लिए। लेकिन ब्रीदर का प्रयोग हम क्या करते हैं? बाह्य वायु में नमी को सोखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ब्रीदर का फंक्शन हमें पूछा गया था। अगला है, अगला प्रश्न जो है ना, आजकल प्रश्न में पूछने लगे न्यूमेरिकल टाइप से, लेकिन है कुछ नहीं न्यूमेरिकल। पूछा ये है यदि पूर्ण लोड पर कॉपर शक्ति, फुल लोड पर 600 वाट है, तो आपको पूछे आधे लोड पर, हाफ लोड पर कितना होगा? देखो यदि लोड आपका कम होगा तो आपकी शक्ति भी क्या होगी? कम। लोड बढ़ेगा तो शक्ति भी बढ़ेगी, लेकिन ये स्क्वायर के समानुपाती रहेगा। अब देखो फुल लोड में 600 वाट है तो हाफ लोड में आप क्या करोगे? 600 आधा का स्क्वायर क्या होता है? 1/2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, बराबर क्या आ जाएगा? 150 वाट। यदि आपको कहते हैं कि यदि मान लो 1/4 यानी फोर्थ लोड, 1/4 लोड होता है तो हम कहते हैं, हम भाग किसका देते हैं इसमें? 16 का। आधा लोड का भाग किसका देंगे? 4 का, क्योंकि यहां पर स्क्वायर का हो जाएगा। बस जैसे लोड बढ़ेगा, लोड दुगुना होता है तो हानि चौगुनी होती है, लोड आधा होता है तो हानि चौथाई होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर पर नो लोड परीक्षण, यानी बिना लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? यानी कि लोड जोड़ा ही नहीं गया है। बिना लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइजिंग करंट, दूसरा है आयरन शक्ति, तीसरा पहला में दूसरा दोनों, और चौथा है कॉपर शक्ति। नो लोड परीक्षण होता है एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट, और दूसरा होता है हमारे पास आयरन लॉस। इन दोनों के लिए हम नो लोड शक्ति को प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है जो आपका एक डेटा का क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। ट्रांसफॉर्मर में तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति खाली जगह डैश से की आशा की जाती है। कितनी होती है डाइलेक्ट्रिक शक्ति? डाइलेक्ट्रिक शक्ति होती है 33 केवी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है,
अब देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर तेल भरा जाता है, जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर तेल भरा जाता है वो तेल हमारे पास खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल होता है, या तो खनिज ऑयल होगा या हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सिंथेटिक ऑयल। वो तेल का नेचर क्या होता है कि इस वाइंडिंग को ठंडा रखने में प्रयोग लेते हैं। अब जो तेल होता है इसका फ्लैश पॉइंट यानी कि ज्वलन बिंदु भी क्या रहना चाहिए, उच्च रहना चाहिए, क्योंकि ये कम तापमान पर जलना नहीं चाहिए। अब इस टैंक में एक हम लगाते हैं तापमापी भी लगाते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि इस टैंक का तापमान क्या हो गया है। तो ये सब कुछ क्रिया करते हैं। और इस तेल की खासियत होती है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए भाई, 33 kV। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कुछ चालकता, यानी कि ये जो होता है वो क्या होता है, कुछ चालक होता है, चालक तो होता नहीं है। चालक होगा तो दोनों वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगी। जो तेल होता है वो कुछ चालक नेचर होता है, तो उसकी कुछ चालकता होनी क्या चाहिए, 33 kV। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में होने वाले इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से बहुत अधिक होता है। ट्रांसफॉर्मर में कौन सा नुकसान है जो इंडक्शन मोटर के ब्लॉक रोटर टेस्ट है, कोर लॉस उस मोटर में रोटर में होता नहीं है, कॉपर लॉस, फ्रिक्शनल लॉस, विंडेज लॉस। विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस दोनों एक से ही हो गए, दोनों यांत्रिक हानि होती है। और ये दोनों विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस ट्रांसफॉर्मर के अंदर नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर में दो ही हानियां होती है, एक तो कॉपर हानि, दूसरी होती है ताम्र हानि। सॉरी, एक तो कॉपर हानि, दूसरी होती है लोह हानि। यानी कि जो कॉपर हानि है उसमें तांबे की वाइंडिंग के कारण काम में लेते हैं, और लोहा हानि होती है जो हम कोर काम में ली उसके कारण होती है, जो पत्तियों को जोड़कर बनाए गए उनके कारण होती है। विंडेज हानि और दूसरी हमने जो नाम लिया है एक जो फ्रिक्शनल हानि, दोनों हानियां ट्रांसफॉर्मर में होती नहीं, तो उसके समान होता नहीं है। और हमारे पास तीसरा मैंने बता दिया कि कोर लॉस है जो उस रोटर में नहीं होता है, तो यहां पर कौन सा आएगा, कॉपर लॉस। प्रेरण नियामक एक विशेष प्रकार का क्या है, ट्रांसफॉर्मर है कि डायोड है कि जनरेटर है या ट्रांजिस्टर है। जनरेटर है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ट्रांसफॉर्मर है। और आपको पूछा क्या, प्रेरण यानी कि चुंबकीय प्रेरण पर कौन सा कार्य कर रहा है, डायोड कर रहा है, नहीं। जनरेटर चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण कार्य करता है, लेकिन प्रेरण के नियामक नहीं होता है, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर। ये प्रेरण नियामक कहलाएगा। ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है जो फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, और ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर, इंडक्शन पर कार्य करता है। इंडक्शन पर कौन कार्य करता है, ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांजिस्टर भी इसमें कार्य नहीं करता, ये ध्यान रखना। ट्रांसफॉर्मर स्थापना निम्नलिखित में से क्या उपस्थिर नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर में क्या स्थिर नहीं होता है, संरक्षक होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता रहती है। दूसरा, ब्रीदर भी बिल्कुल रहता है। तीसरा, आप जानते हो बकोज रिले, बकोज रिले भी काम में लेते हैं। उत्तेजक, आपने छोटा मोटा भी ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है तो आप ये जानते हैं कि उत्तेजक कहीं नहीं लगाते। उत्तेजक यानी एक्साइटर, ट्रांसफॉर्मर को प्रारंभ में चालू करने के लिए हमें कोई ना बैटरी सोर्स, धारा सोर्स या कोई उत्तेजक प्रणाली काम में लेनी पड़े, लेते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये उत्तेजक हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर काम में नहीं लेते, तो ये प्रयोग में नहीं ली जाती है। अगला है, निम्न में से क्या ट्रांसफॉर्मर का हिस्सा नहीं है, प्राइमरी वाइंडिंग हिस्सा है कि नहीं है, बिल्कुल है। दूसरा, कंजर्वेटर टैंक, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल होता है। तीसरा, कम्यूटेटर, बिल्कुल नहीं। कम्यूटेटर का उपयोग डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में किया जाता है, और कम्यूटेटर कहीं नहीं उपयोग में आएगा। कम्यूटेटर में प्रश्न क्या पूछा जाता है, किसका बना होता है, तांबे का, और कम्यूटेटर बीच में क्या भरा जाता है, माई का। ये दो कम्यूटेटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां बिल्कुल नहीं काम में लेते हैं। रेडिएटर बिल्कुल काम में लिया जाता है, जो तापमान नियंत्रक रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर पर नियमित परीक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं आता। ट्रांसफॉर्मर में नियमित परीक्षण करते हो, उसमें कौन सा परीक्षण नियमित नहीं होता। परीक्षण सारे हो रहे हैं नियमित। पहला है तापमान वर्धी परीक्षण, दूसरा डाइलेक्ट्रिक परीक्षण, तीसरा शॉर्ट सर्किट परीक्षण, चौथा वोल्टेज अनुपात माप परीक्षण। देखो, वोल्टेज अनुपात माप परीक्षण हमें इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वहां पर जब वाइंडिंग से हम क्रिया करवाते हैं तो यदि हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट कितना जा रहा है, तो वोल्टेज अनुपात चेक करना आवश्यक है, नहीं तो दक्षता का पता नहीं चलेगा। तो ये तो हम करते हैं। शॉर्ट सर्किट परीक्षण होता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण से यह पता चलेगा ताम्र हानि के बारे में। यदि ताम्र हानि ज्यादा हो जाती है तो या तो वाइंडिंग को परिवर्तन करो, जो भी करना पड़ता है ये आपको लिया जाता है। डाइलेक्ट्रिक परीक्षण, डाइलेक्ट्रिक परीक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि ब्रीदर में आपने सिलिका जेल डाला है।
ब्रीदर में सिलिका जेल डाला, यदि सिलिका जेल पूर्णतः प्रयुक्त हो गई है तो हम नमी सोख नहीं सकती, तो वहां पर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होती है, घट जाती है। जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाती है ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसका प्रयोग कर दिया जाता है। तापमान वर्दी परीक्षण काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसको बार बार चेक नहीं किया जाता। तापमान कब वृद्धि होती है, जब ट्रांसफार्मर क्रिया कर रहा है तभी तो तापमान बढ़ता है, जब वो बंद हो जाता है तो तापमान में वृद्धि होती नहीं है। अब जो ट्रांसफार्मर के अंदर बकोज रिले लगा दिया जाता है, बकोज रिले को इसीलिए लगाया जाता है हम चेक नहीं करेंगे तापमान, लेकिन यदि तापमान ज्यादा हो जाए तो आप इस ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देना। ये कार्य होता है बकोज रिले का। रिले एक सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर के अंदर लगाई जाती है। कौन सी सुरक्षा युक्ति? बकोज रिले। उसमें 2 फ्लोटिंग बिंदु होंगे, ए और बी। नेक्स्ट है 3 चरण ट्रांसफार्मर। स्टार कनेक्शन मामले में करंट का पूछा है। करंट क्या होता है स्टार में, मैंने बता दिया था, लाइन और बराबर होती है। एक ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रवाह का मार्ग क्या होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग, जिसको इंग्लिश में समझ आए वो इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि यहां पर वर्ड हिंदी में कुछ भी दे देते हैं, बाकी मैं हिंदी का वर्ड बता दूंगा। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग आपस में मिली हुई है क्या? नहीं मिली हुई, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या है? उच्च। अच्छा, उच्च प्रतिरोध क्या है? इसका प्रतिरोध अनंत हो गया ना, तो उच्च है ही, प्रतिरोध क्या हो गया? अनंत, क्योंकि दोनों वाइंडिंग है मिली हुई नहीं है। जब वाइंडिंग मिली होती है तो प्रतिरोध क्या होता है? कम। शॉर्ट सर्किट रहता है तो शून्य हो जाता है। यहां पर चुंबकीय फ्लक्स बनता है, ये चुंबकीय फ्लक्स इस दूसरी वाइंडिंग को काटता है। जब दूसरी वाइंडिंग को काट रहा था, आप क्या चाहते हो कि चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा इसे काटे। जब ज्यादा से ज्यादा काटेगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या प्रभावित करेगा? ज्यादा। उस चुंबकीय फ्लक्स में रुकावट क्या आएगी? कम। चुंबकीय फ्लक्स में रुकावट कम आएगी, तो इसे हम कहते हैं लो रिलक्टेंस, यानी कि निम्न प्रतिष्ठम। और एक और इन्होंने नाम दिया है, अभी जो प्रश्न देख रहे थे उसमें इन्होंने नाम दिया अनिच्छा। ये भी इसका नाम दिया अनिच्छा, ठीक है ना। बाकी आप ध्यान रखना, निम्न प्रतिष्ठम होता है और हमारे पास प्रतिरोध क्या रहता है? उच्च। चुंबकीय प्रवाह का मार्ग क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे उच्च प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, हम ये कहेंगे कि निम्न रिलक्टेंस होना चाहिए, क्योंकि चुंबकीय प्रवाह का मार्ग क्या रहे? ज्यादा से ज्यादा। उच्च प्रतिरोध तो होता है लेकिन होना चाहिए, ये हमारे लिए कंडीशन नहीं है। हमारी कंडीशन है कि रिलक्टेंस क्या रहना चाहिए? कम। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर में नियमित दक्षता किस पर निर्भर करती है? पहला, आपूर्ति आवृत्ति पर निर्भर करती है क्या? फ्रीक्वेंसी पर। दूसरा, लोड करंट पर करती है क्या? तीसरा, लोड के पावर फैक्टर पर करती है। चौथा, सेकंड एंड थर्ड। तो दोनों सही है, क्योंकि लोड करंट पर दक्षता है, जो लोड करंट कितना जाएगी उस पर करेगी, और पावर फैक्टर पर। हम चाहते हैं पावर फैक्टर क्या रहे? मान ज्यादा। यदि पावर फैक्टर का मान कम है तो किसी भी मशीन की, ट्रांसफार्मर की, सबकी दक्षता क्या होती है? कम। हम चाहते हैं पावर फैक्टर का मान ज्यादा से ज्यादा रहे, और पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? 1। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर का, अच्छा ये देख लिया, नमी युक्त सिलिका जेल का रंग क्या होता है? नमी युक्त का मैंने बता दिया क्या होता है? गुलाबी। तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर के तेल के लिए उपयुक्त होता है। अब देखो, एक तो दिया पशु तेल, आप बताओ ट्रांसफार्मर पशु तेल डालेंगे क्या? सीधा नहीं। दूसरा सिलिकन, नहीं सॉरी, दूसरा खाना पकाने वाला तेल। खाना पकाने वाला तेल होता है ट्रांसफार्मर के अंदर? नहीं। तीसरा होता है मिनरल तेल। बिल्कुल सही बात, मिनरल तेल लेते हैं, खनिज तेल। दूसरा होता है वनस्पतिक तेल। वनस्पतिक तेल प्रयोग में नहीं लेते, तो कौन सा तेल काम लेते हैं? मिनरल तेल। और इसके बाद में अगला एक प्रश्न पूछ लिया कि निम्न तरल पदार्थों में किसका उपयोग ट्रांसफार्मर कूलेंट के रूप में नहीं किया जाता है? यानी कि बाकी का तो कूलेंट के रूप में, ठंडा करने के लिए, शीतलन के लिए करते हैं, किसका उपयोग शीतलन के लिए नहीं किया जाता? ऑप्शन है मिनरल तेल, इसका तो करते हैं। दूसरा है सिलिकॉन लिक्विड
इसी का भी करते हैं। तीसरा हाइड्रोकार्बन लिक्विड, हाइड्रोकार्बन लिक्विड, इसका भी करते हैं। और चौथा आपको देखते हैं उत्तर दे दोगे, इसका नहीं करते हैं, ग्रीस। जो आप ट्रांसफार्मर के अंदर ग्रीस लगाते हो, ग्रीस उस ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगाते हो क्या? बिल्कुल नहीं। ठंडा करने के लिए अंदर क्या डालते हैं? तेल डालते हैं। और वो क्या होता है? या मिनरल तेल, खनिज तेल, सिलिकॉन लिक्विड या हाइड्रोकार्बन लिक्विड, इन सब का प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रीस का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखो इसमें आपको आंसर देने में थोड़ी चतुराई दिखानी पड़ेगी। आंसर देते समय आपको थोड़ा माइंड सेट आपको अच्छा रखना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी प्रश्न का आंसर दे सको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से किस मशीन की क्षमता सबसे अधिक होती है? क्षमता, एक तो विद्युत पावर ट्रांसफार्मर, एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर। मोटर की ज्यादा होती है, जनरेटर ज्यादा है कि पावर ट्रांसफार्मर? यदि ट्रांसफार्मर सीधा नाम देता तो मैं आंसर नहीं करता, लेकिन मैंने आपको पहले बार बार बताया पावर ट्रांसफार्मर मतलब बहुत ज्यादा मान का ट्रांसफार्मर, जो कि ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग लेते हैं। उनकी क्षमता, दक्षता इन मोटरों और जनरेटर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उस एक ट्रांसफार्मर पर अनगिनत मोटरें और जनरेटर चलती है। तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होती है? पावर ट्रांसफार्मर की। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करना किसके लिए आवश्यक है? दक्षता बढ़ाने के लिए, या हानियां कम करने के लिए, या हमिंग कम करने के लिए, उष्मा विस्तृत करने के लिए? ठंडा करना, दक्षता बढ़ाने के लिए ठंडा करते हो? नहीं, ठंडा हम इसलिए करते हैं कि उष्मा को विस्तृत कर ले। उष्मा विस्तृत करने के लिए हमें ठंडा करना आवश्यक है, क्योंकि यदि उष्मा विस्तृत नहीं होगी तो हमारे पास ट्रांसफार्मर जल सकता है। इसलिए ठंडा करने विधियां क्यों काम लेते हैं? उष्मा को विस्तृत करने के लिए। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण के नियम में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? ये आप लिख लो, अंतर संरक्षण की कौन सी विधि होती है? एक आपको ये बताया है कि मर्ज प्राइस प्रणाली, अंतर संरक्षण के लिए। और जो दूसरी विधि काम में लोगे वो लोगे रिएक्टेंस रिले। ये अंतर संरक्षण प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, बकोज रिले एक क्या कौन सा रिले? भंवर धारा है कि गैस है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण रहेगा या स्थिर विद्युत प्रेरण रहेगा? तो बकोज रिले हमारे पास विद्युत चुंबकीय गुणों पर कार्य करता है, जो कि कौन सा संचालित रिले है? भंवर धारा संचालित है, गैस संचालित? गैस संचालित होता है, क्योंकि जैसे आयतन उसके अंदर बढ़ जाता है तो दाब बढ़ जाता है, उस दाब को बाहर निकालने के लिए बकोज रिले का प्रयोग कर ले, इसलिए गैस संचालित रिले हो गया। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में मापी जाती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए, और यहाँ क्या होती है भाई? एमवीए। केवीए या एमवीए में ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। तो देखो ये हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं सेल टाइप, देखो एक ये बच गए थे प्रश्न। देखो ट्रांसफार्मर के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से? एक तो हमारे पास है कोर टाइप, दूसरा है सेल टाइप, तीसरा है बेरी टाइप। देखो कोर टाइप होता है, सवाल क्या आता है? कोर टाइप में चुंबकीय पाथ कितना होता है? 1। सेल टाइप में चुंबकीय पाथ कितना होता है? 2। बेरी टाइप में चुंबकीय पाथ कितना होते हैं? अनेक। कोर टाइप में चुंबकीय पाथ 1, सेल टाइप में 2 और बेरी टाइप में कितना होता है? चुंबकीय पाथ अनेक। नेक्स्ट हमारे पास अगला भाग हम देखते हैं कि जो कोर टाइप की दक्षता क्या होती है भाई? एफिशिएंसी इसकी कम, इसकी एफिशिएंसी मीडियम, और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा दक्षता वाला कौन सा होता है? बेरी टाइप। और सबसे कम दक्षता वाला कोर टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर हम ज्यादातर यूज लेते हैं, लेकिन दक्षता कम होती है। चुंबकीय पाथ कितना रहता है? 1। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? 1 चुंबकीय पाथ है, इसलिए ये हमारे पास एल आकृति के होते हैं। जबकि सेल टाइप क्या होते हैं? आई या ई आकृति के होते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। अगला हमें प्रश्न पूछा गया है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं? सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं? 2, क्योंकि हमारे पास चुंबकीय पाथ कितने हैं? 2, और चुंबकीय पाथ जितने हैं उतने ही हमारे पास क्या है? इसमें लिंब है। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है? ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक साथ ही जुड़ी होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक साथ कैसे जुड़ी जाती है? तो एक तो मैंने आपको पहले बताया था, एक तो होती है अपने पास वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई,
और दूसरी होती है हमारे पास, एक तो होती है वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई और दूसरी होती है हमारे पास चुंबकीय, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा कारण भी रहेगी। तो एक तो वैद्युतिक रूप से, दूसरी चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न पूछा, ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है? घूर्णी, अचल, स्थिर, वैद्युतिक, चुंबकीय। मेरा ट्रांसफार्मर यदि मान लो जिसको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है, अपना प्लेलिस्ट में जाना, ट्रांसफार्मर का वीडियो पड़ा है, बहुत आराम से उसमें समझाया हुआ है, जिसमें 2 भाग, एक भाग बाकी रह गए थे, हम अपलोड नहीं कर पाए थे, कोशिश करेंगे उसकी। और अब देखो उसमें आप जाना कि उसमें मैंने सबसे पहले बताया था ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, स्थिर युक्ति है, अचल है, कहीं घूमती नहीं है, और घूमने ने नहीं कारण कि वहां पर यांत्रिक हानि भी नहीं होती। इस कारण ये हमारे पास एक सबसे अच्छी दक्षता वाला है, और इसकी दक्षता भी कितनी रहेगी? 90 से 98%। 90 से 98% इसकी दक्षता रहेगी। अगला हमारे पास सवाल है कि एक ट्रांसफार्मर दक्षता कितनी होती है, जो कि मैंने अभी भी लिखी थी। कि नेक्स्ट आपको सवाल पूछा है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? विद्युत वाहक बल E बराबर होता है हमारे पास 4.44 Φ/N। तो चुंबकीय फ्लक्स पर करता है, दूसरा किस पर करता है भाई? आवर्ती पर, तीसरा किस पर करता है? चक्रों की संख्या पर। तो इन तीनों पर निर्भर करता है, इसके अलावा नहीं है। पहला टर्न की संख्या पर तो बिल्कुल करता है, फ्लक्स पर करता है, तारों की संख्या नहीं, तारों की संख्या पर नहीं करता। तो ये इस पर निर्भर करता है। तो देखो कि जितने भी हमने ट्रांसफार्मर के थे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आगे हम इसी प्रकार का सभी चैप्टरों का 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास सब मैटर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इन वीडियो को ध्यान से देखते जाना, क्योंकि ये जो जितने भी आप कंटेंट है ये पूरा प्योर कंटेंट है, और ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। आपको 35% अंक चाहिए, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको 35% अंक दिलाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप भी मेहनत करते रहना और बहुत कुछ अच्छा होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी आशा के साथ हम आपके पास आगे से आगे वीडियो अवेलेबल करा पा रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।